कि भाई जो जनजाति जिस देवता को मानती है, मान लो बजरंग बली फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, या कोई भी भगवान, तो उस भगवान की मूर्ति बनाई और यीशु की मूर्ति बनाई उन्होंने, है ना। उस भगवान की मूर्ति जो है वो मोम में बना ली और यीशु की मूर्ति जो है मेटल में है। अब वो कहते हैं कि देखो आग जलाओ तो तुम्हारा भगवान तो पिघल गया, यीशु जो है ये सर्वशक्तिमान है। आज़ादी के बाद आपकी प्राथमिकता क्या थी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सबसे पहले जो जरूरत थी कि देश स्वतंत्र हुआ तो उस पर ध्यान दिया गया, है ना। पुल बने, सड़कें बनी, फिर धीरे धीरे आपका एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों पे जोर हुआ, है ना। एक समय आप देखिए चलता जा रहा है, फिर आईटी पे जोर आया। कल्चर जो है लीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर में रह गया, है ना। हालांकि हम कहें कि धरोहर में हम बात करें तो विश्व में धरोहर में यदि हम कहें तो सबसे रिच कंट्री जो है इंडिया, हमसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं है। जो एक वैरायटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपके पास, जो वैरायटी ऑफ पीरियड्स आपके पास है। स्वागत है दोस्तों आपका द की मोमेंट पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हमने बात की आर्कियोलॉजी के बारे में। आर्कियोलॉजी पर ही हमारा दूसरा एपिसोड है। आज के एपिसोड में हमने जाना मिसिंग मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्यों हम दूसरे देशों से अपनी राष्ट्रीय धरोहर को वापस नहीं लेके आ सकते, और जब हम इन्वेड हुए तो किन किन मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फिर किन को चेंज कर दिया गया। ये सब हमने जाना हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर वसंत कुमार स्वर्णकर सर से। डॉक्टर वसंत कुमार स्वर्णकर डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर दिल्ली में, और इन्हें 24 साल से ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस है। वेरियस एक्सपेक्टेशंस इन्होंने किए हैं, और आज का एपिसोड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी गेस्ट को हमारे शो पे लाने का और क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँचाने का। दिस इज़ द की मोमेंट, एंजॉय द एपिसोड। स्वागत है सर आपका द की मोमेंट पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम स्टार्ट करना चाहते हैं बातचीत मिसिंग मॉन्यूमेंट से लेकर के, क्योंकि मिसिंग मॉन्यूमेंट्स आजकल एक हॉट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स एएसआई ने डिलिस्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया तो उसको एक डेफिनेशंस के तहत जो एक्ट में प्रोविजंस है, हमारा एक एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, 1958 का है। शुरुआत उसकी और पहले से है, 1904 का है। फिर बाद में उसका अभी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन भी हुआ 2010 में। तो उसमें एक डेफिनेशन है कि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसका एक प्रोसीजर है, क्यों प्रोटेक्ट किया जाए, उस मॉन्यूमेंट का क्या महत्व है। तो उनको देखते हुए मान लो कोई मॉन्यूमेंट बहुत कहें कि जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा इवेंट से जुड़ा हुआ है जो हिस्टोरिकल इवेंट है, तब हम उसको करते हैं। या किसी का आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अजंता की केव्स हैं, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। आर्टिस्टिक व्यू से बात करें, जैसे स्कल्पचरल वैल्यूज़ हैं, जैसे होयसलास के टेम्पल हैं, उसमें जो डेकोरेटेड स्कल्पचर्स हैं तो उनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। रीजनल वेरिएशंस भी हम लोग लेते हैं, है ना। जैसे उड़ीसन टेम्पल आर्किटेक्चर डिफरेंट आर्किटेक्चर है, चंदेल आर्किटेक्चर अलग है, परमार आर्किटेक्चर अलग है, चोला, विजयनगरा। सो उसके हिसाब से मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन किया गया। हाँ, ये ज़रूर है, चूँकि मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन जब शुरू हुआ तो शुरुआत में कुछ ऐसी स्मारकों को भी लिस्ट में जगह दी गई, चूँकि उस समय ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ, तो उनके हिसाब से जो महत्वपूर्ण उनको लगे, उस समय के जो शासक प्रशासक की हम बात कर सकते हैं, तो कुछ जैसे उनका कोई प्रमुख सेनापति है, कोई मेजर जनरल है ना, तो जैसे रॉबर्टसन ग्रेव या निकलसन स्टैचू या इस टाइप की चीज़ों को भी उस समय प्रोटेक्शन में रख दिया गया, ताकि लोग उसको नुकसान ना करें या उसको इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बना रहे, है ना। जैसे उन्होंने जब दिल्ली पे अटैक किया और लाल किले या मतलब पुरानी दिल्ली जो आज है हमारा, वहाँ पे उन्होंने जीता, तो जो हमारे जो कैनन्स का जो स्थान होता है रखने का, उनको जीता, जिसको सीज बैटरी बोलते हैं। बैटरी मतलब जहाँ पे तोपखाना है, और उसको उन्होंने जीता, तो सीज बैटरी। तो उन्होंने सीज बैटरी को, क्योंकि उनके लिए ऐतिहासिक महत्व है कि हमने दिल्ली जीत लिया, तो उन्होंने उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। हालांकि डेफिनेशन के हिसाब से वो नहीं होता, क्योंकि 100 साल से पुराना नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन अब बात करें हम कि जब प्रोटेक्शन हुए तब और आज की सिचुएशंस का हम यदि देखते हैं, जब प्रोटेक्शन हुए तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट, लैंड वैल्यू उतनी थी नहीं, पॉपुलेशन उतना डेंस नहीं था,
मॉन्यूमेंट्स को कोई डिस्टर्बेंस मतलब करने की कोई बात नहीं थी, केवल संरक्षण करने का उद्देश्य था। लेकिन धीरे-धीरे जब लैंड कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, प्लस आप ये देखिए कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के पहले की एक सिचुएशन है, आज़ादी का एक दौर है, उसके बाद का एक समय है और आज का समय है। इसमें जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, दे आर डिफरेंट। बिल्कुल, बहुत डिफरेंट है डिफरेंट ना? होती चली गई। हाँ, आज़ादी के बाद आपकी प्राथमिकता क्या थी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सबसे पहले जो ज़रूरत थी कि देश स्वतंत्र हुआ, तो उस पे ध्यान दिया गया, है ना? पुल बने, सड़कें बनी, फिर धीरे-धीरे आपका एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों पे ज़ोर हुआ, है ना? एक समय आप देखिए चलता जा रहा है, फिर आईटी पे ज़ोर आया। कल्चर जो है लीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर में रह गया, है ना? हालाँकि हम कहें कि धरोहर में हम बात करें, तो विश्व में धरोहर में यदि हम कहें तो सबसे रिच कंट्री जो है इंडिया है। हमसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं है, जो एक वैरायटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपके पास है, जो वैरायटी ऑफ पीरियड्स आपके पास है ना? आप मॉन्यूमेंट में देखो तो आपके पास कोस मीनार है, वाटर टैंक है, पुल है, मकबरे, मस्जिद, मंदिर, किले, गुफाएँ, गुफाओं में पेंटिंग्स, मोनोलिथिक टेम्पल्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, केव टेम्पल्स, लद्दाख में जो है गुफाएँ हैं, गुम्फा जिनको बोलते हैं। कहीं लकड़ी का आर्किटेक्चर है, कहीं पत्थर का है, कहीं ब्रिक का है, आपकी चर्चेस आपके पास, मतलब हर वैरायटी। तो बिल्कुल, इतनी वैरायटी और किसी देश में नहीं है, जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आप जिसको सहेजते हैं। ये हम कह सकते हैं हम इतना बार इन्वेड हुए कि वो सब जुड़ता चला गया हमारे। हाँ, कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली जुड़ती भी चली गई, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ जुड़ा ही। क्योंकि सही बात इन्वेजन्स है। तो जो है आप मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो 1192 के पहले तक तो भारत में इन्वेजन की हिस्ट्री के लिए हम नहीं उसको कह बिल्कुल, सकते, है ही नहीं ज़्यादा इन है ना? तो वो जो पुराना है वो तो हमारे अपने पास है ही, लेकिन इन्वेजन से डेफ़िनेटली जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर हमारे पास जुड़ा, या पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर जो हमारे पास जुड़ा, या ब्रिटिश आर्किटेक्चर या कॉलोनियल जिसको हम बात करते हैं वो जुड़ा। लेकिन उसके पहले मंदिर, बावड़ियाँ, बगीचे, वो सब था ही पहले से, मूर्तियाँ, वो आपके पास तो बहुत पहले से बहुत पहले परंपरा से में था। चला आ रहा है ना? तो हम सबसे रिच हैं, लेकिन ज़्यादा होना भी कभी-कभी जो है आपको उसकी वैल्यू को कम आंकता है। बिल्कुल, अब यही आप रहता है ना हाँ, कन्फ्यूज़न आप किसे रखें किसे विदेश में यदि देखेंगे, आप स्पेन चले जाइए, है ना? आप पूछेंगे भई क्या टूरिस्ट प्लेस है आस-पास है, तो होटल वाला या गाइड या टैक्सी वाला बताएगा सर एक एक कैसल है, वो बहुत बढ़िया हमारा कैसल हिस्टोरिकल है और वहाँ पे अच्छी सारी फैसिलिटीज़ आप देखने जाइए। अब जाएँगे पता पड़ा कि वो 18वीं शताब्दी का कैसल है, 19वीं शताब्दी का कैसल है, एक छोटा-सा एक फ़ोर्ट्रेस जैसा जिसको हम फ़ोर्ट्रेस कहें। हम हमारे यहाँ किला देखेंगे तो हम जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, बड़े-बड़े किले हमारे आँखों के सामने आते हैं। और उनके कैसल की बात करें तो एक छोटा-सा कैसल है, लेकिन उनके यहाँ वही एक आर्किटेक्चर है। वो उसी को उन्होंने सँभाल के रखा है, क्योंकि संख्या में कम है। तो हमारे यहाँ प्रायोरिटीज़ सरकार की भी, समाज की भी, समय के साथ बदलती रही। जब डेवलपमेंट प्रायोरिटी था तो हेरिटेज वो प्रायोरिटी नहीं है, हुँ, ठीक। ठीक है? धरोहर को हमारा महत्व दिया गया, निश्चित रूप से दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में कभी हेरिटेज को वो इम्पोर्टेंस नहीं है, डेफ़िनेटली हमने हमेशा इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन जो आम जनता है उसकी ज़रूरतें पहले क्या है? वो तो है ना? ख़ैर हर गवर्नमेंट के आप लिए ठीक इसको 2 चीज़ से मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिल्ली से ही लूँगा कि जब पार्टीशन के बाद दूसरे हिस्से से जो लोग आए हमारे देश में, तो उनको कहाँ रखा जाए, है ना? उनका घर-बार तो यहाँ है नहीं, वो तो वहाँ से चले आ रहे हैं, उनकी कोई अपनी ज़मीन नहीं है, तो कहाँ रखा जाए? सबसे अच्छी जगह, सबसे मुफ़ीद जगह क्या मिली? मॉन्यूमेंट्स। सरकार की संपत्ति है, किसी का व्यक्तिगत अधिकार तो है नहीं, फोर्टिफाइड है, सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है, जगह भरपूर है, सेल्स बने हुए हैं, जैसे पुराना किला की हम बात करें, भई सेल्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग अकोमोडेट हो गए। जो आपका बेगमपुरी मस्जिद है, कोटला फिरोज शाह है, लाल किला, ये इन जगहों पे लोगों को रखा गया, सुरक्षा है, बाउंड्री है, एक गेट से कंट्रोल हो रहा है, एरिया भी खाली है, तो इमीडिएट कहाँ कर सकते थे? एकदम से तो सरकार उतने ना तो कॉलोनी बसा सकती थी, ना उतने टेंट लगाए जा सकते थे, तो इन जगहों पे लोगों को रखा गया। धीरे-धीरे उनको बाहर जगहें दी गई, लोग बाहर चले गए, धीरे-धीरे खाली हुए। पुराने किले की हम बात करें तो 1964 तक उसके अंदर जो है
लोग रहते थे, एएसआई ने उसको फिर खाली कराया, डेवलप किया किले के रूप में। तो आप देखें तो धरोहर का महत्व वहाँ आपको एक अलग तरीके से नज़र आ रहा है कि आपको यूटिलाइज आपने किया। बिल्कुल लेकिन सही बात। लेकिन जब विकास हुआ 60s में, 60s 70s में जब दिल्ली में कॉलोनीज बनने लगी, तो दिल्ली की जो महत्वपूर्ण कॉलोनियाँ हैं, बेसिकली हम साउथ दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हर साउथ दिल्ली की कॉलोनी आप देखेंगे एक मॉन्यूमेंट के आसपास घरों को बनाया गया है ना। आप ग्रीन पार्क चले जाएं, आपको मॉन्यूमेंट्स नज़र आएंगे, हौज खास चले जाएं, मॉन्यूमेंट नज़र आएंगे, हौज खास इनक्लेव आ जाएं, एक चोर मीनार है, उसके चारों तरफ पूरे मकान बने हुए हैं। साउथ एक्स चले जाएं, है ना, साउथ एक्स पार्ट 1 में आप चले जाएं, काले खान टोम, भूरे खान टोम, बड़े खान, छोटे खान, उनके आसपास ही कॉलोनी का डेवलपमेंट हुआ है। और शायद उस समय मॉन्यूमेंट फेसिंग मकान को शायद ज़्यादा कीमत पे करना बिल्कुल है ना। राइट। तो धरोहर का महत्व तो रहा, ऐसा नहीं कि उसको नष्ट कर दिया गया, लेकिन ये प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक। लेकिन जहाँ अनप्लान्ड हुआ, जहाँ विकास के हम कहें अनप्लान्ड तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, कुछ लोग मॉन्यूमेंट में रहने ही लग गए, या विकास के तौर नाम पे धीरे धीरे उनका छूटा पड़ रहा है तो उनके मकान बना लिए गए, तो कुछ मॉन्यूमेंट इस तरीके से मिसिंग हो गए या फिर उनके कहें, वैल्यू कम हो मतलब गया। आपको कहना चाहिए कि मतलब विकास की आंधी में जो है धरोहर की बलि चढ़ गई। आप उसको बिल्कुल इस तरीके से एग्जैक्टली है राइट। ना। जरूरत थी, पुराना स्ट्रक्चर है, सर्वाइव नहीं कर सकता। यदि आपका व्यक्तिगत हक है तो आप तोड़ के उसको बना सकते हो, है ना। तो अतिक्रमण भी हुए स्मारकों पे, कुछ जो है उस मतलब इतनी घनी बस्तियों में हो गए हैं कि जिनको देखरेख करना ही मुश्किल है। बिल्कुल, अब उसे हटा भी नहीं सकते। मोहम्मदपुर, हाँ, जैसे मोहम्मदपुर, आप जो मोहम्मदपुर विलेज यदि आप जाते हैं तो एक मॉन्यूमेंट तो आपको सफदरजंग एनक्लेव साइड से, या जो अफ्रीका एवेन्यू रोड है उससे राइट में आप देखेंगे एक बड़ा गुंबद आपको नजर आता है। लेकिन मोहम्मदपुर जब आप अंदर जाएंगे तो 3 टोम और भी है। एक टोम तो ऐसा है जिसमें जाने के लिए आपको किसी और के घर गलियों में से होके जाना पड़ता है, तो देखरेख ही मुश्किल होती चली गई। प्रायोरिटीज, अगेन मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ कि जैसे प्रायोरिटीज जैसे लोगों की हुई, जैसे सरकार की हुई, वैसे विभाग की भी हो जाती है। कुछ मॉन्यूमेंट शेडो मॉन्यूमेंट में चले जाते हैं कि भाई मेरा ध्यान ताजमहल, लाल किला, जनता पे ज़्यादा है, तो कुछ जो छोटे मॉन्यूमेंट हैं उस तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि मैन पावर, संसाधनों की कमी रही। तो कुछ मॉन्यूमेंट अतिक्रमण की बलि चढ़ गए, कुछ मॉन्यूमेंट जो है डिमोलिश भी कर दिए गए, कुछ मॉन्यूमेंट का ऐसा है कि मॉन्यूमेंट तो है लेकिन पूरा एनक्रोच्ड है, तो हम उसको मिसिंग नहीं बोलेंगे, है ना। मिसिंग उसको बोलना उचित नहीं होता। जैसे एक टीला है, मतलब हमारे मॉन्यूमेंट में, हमारे एक्ट है आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, तो साइट्स को भी हम प्रोटेक्टेड ही डिक्लेयर करते हैं। तो साइट मतलब क्या, टीला जिसके नीचे कुछ दबा हुआ है, तो उसके ऊपर लोग बस गए, टीले के ऊपर लोग, टीले पर लोग बस गए, तो टीला मिसिंग तो नहीं है, हाँ वो मिसिंग होगा भी, वो तो उधर ही है, वो तो वहीं बिल्कुल। रहेगा, जमीन तो वहीं रहेगी, उसके ऊपर लोग बस गए, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि लोग बसे हुए हैं, लोग उन्हें बस हटा नहीं गए। सकते। अब आप माइग्रेशन उनका कराओ, उनका रिलोकेशन कराओ, शिफ्टिंग कराओ, रिहेबिलिटेशन प्लान बनाओ, कई सारे इश्यूज हैं। एक बड़ी पॉपुलेशन को हटाना बड़े मुश्किल कैसे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और बहुत टाइम टेकिंग है, लीगल इश्यूज हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। तो उनको अब हम कैसे कंसीडर करें, तो उनको या तो ये है कि भाई इनका अब ऐतिहासिक महत्व तो है, लेकिन अब हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उस इम्पोर्टेंस को नहीं देख पाते, तो क्यों ना इनको लिस्ट से जो है हम हटा लें। क्योंकि कागज में तो वो स्मारक है, लेकिन आप उसको एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हो, आप उसको देख भी नहीं पा रहे हो, या कुछ जो आज है ही नहीं, जो विकास की बलि चढ़ गए, तो ऐसे करके वो उनको हम हटा रहे हैं। अब जैसे निकलसन स्टेचू की बात है, तो निकलसन का स्टेचू एक लगाया गया था कैंप एरिया में, उनके लिए इम्पोर्टेंस था, लेकिन 50s के आसपास जब वो आज़ादी के बाद उस स्टेचू को शिफ्ट कर लिया, आयरलैंड में है, तो हम उसको भारत की लिस्ट में कैसे रखेंगे। तो मिसिंग नहीं है, मुझे पता है कि वो आयरलैंड में है, एक स्कूल में लगा हुआ है, लेकिन लिस्ट से तो उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे भी चीज़ों को जो है अभी हम लोग जैसे डीलिस्ट कर रहे हैं मॉन्यूमेंट का, जिनका महत्व अतिक्रमण की वजह से, या जैसे कहा कि कुछ मॉन्यूमेंट है जो
प्रोटेक्ट करने वाले उस समय जैसे ब्रिटिश सरकार थी तो उनके हिसाब से महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल, ये है बात ना? भी है। तो एक बात उठती है कि भाई ये तो आक्रमणकारी था, मैं इसको नेशनल इम्पोर्टेंस कैसे मानूँ? सही बात, है ना? बिल्कुल, अब हम अंग्रेज़ों ने तो हमें गुलाम बना के रखा है, हम उनकी बिल्कुल। चीज़ों को हम मान बिल्कुल, के मॉन्यूमेंट क्यों है मान ना, लें? ऐतिहासिक महत्व दे रहे हैं। तो ये सोच के साथ विशेष करके ये है, दूसरा ये भी है कि मैन पावर, बजट सबकी हम बात करें संसाधनों की, तो जो चीज़ें नहीं हैं उनको हम कर देंगे, जो बचे हैं उनको हम बेहतर तरीके से सँभाल पाएँ, या कुछ जो छूट गए, ज़रूरी नहीं है आप कई बार देखेंगे आप कहीं जा रहे हैं बहुत सुंदर मंदिर, मस्जिद या मकबरा या कोई ऐसी हवेली आपको दिखती कह रही तो बहुत सुंदर है लेकिन उसका प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम नए प्रोटेक्शन भी करते हैं। मतलब नई लिस्ट भी ऐड होती है, हाँ, जैसे मिसिंग सरकार होते जो हैं है वैसे नए भी जब आते देखते हैं नए चीज़ें हैं तो वो ऐड भी होती हैं और पुरानी हटती भी हैं। हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ जैसे पूछना चाहूँगा, जैसे जब अंग्रेज़ों का शासन था हम पर, तो काफ़ी सारे मतलब स्कल्पचर्स या फिर पेंटिंग्स या फिर बहुत सारी चीज़ें ले गए यहाँ से। तो वो उनका क्या रोल रहता है? अगर क्या हम उनको अपने में काउंट नहीं कर सकते कि नहीं ये तो इंडिया का था? अब तो वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं। देखिए 1972 में एक मतलब यूनेस्को का एक जो ट्रीटी हुई जिसको सभी देश मानते हैं, जिसको चार्टर के रूप में भी ले लें आप या समझौता पत्र के रूप में ले लें, सभी देशों ने उस पे हस्ताक्षर किए। तो उसमें माना गया कि किसी भी देश की धरोहर यदि दूसरे देश में ले जाई जा रही है इल्लीगल तरीके से, तो स्टेट ऑफ ओरिजिन का उस पर बना रहेगा, और जो स्टेट जो 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 साइनिंग कन्वेंशन जो साइन किया है वो कंट्री उसको लौटाने के लिए बाध्य होगा, यदि आपका क्लेम लीगल है और हम लीगल तरीके से उसको मांग रहे हैं और उसका हम ओरिजिन स्पष्ट कर पा रहे हैं, है ना? लेकिन अब 1975 के पहले जो हो गया वो हो गया, अच्छा, अच्छा, उस पर ये वो भी है। चीज़ लागू नहीं होती है। तो कोई भी समझौता जो है पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा, ओके। वो आज समझौता हो रहा है तो आज और आज के बाद से लागू हो रहा है। पर मुझे इसमें ये चीज़ समझ नहीं आती, अगर कोई इंडियन आर्किटेक्चर अंग्रेज़ लेके चले गए, अब वो तो हमारी संस्कृति में है सब कुछ स्पष्ट, उसमें हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमारी संस्कृति उस पे इम्प्रिंट करी गई है, तो फिर वो प्रूफ़ तो है ना हमारे पास कि वो हमारा ही वो है। प्रूफ है लेकिन उस समय वो शासक थे, वो कागज़ बना के उसको लेके गए लीगल तरीके से। आप कहेंगे भाई शासक था, मैं यदि मेरे घर का मैं मालिक हूँ, तो मैं अपने ड्राइंग रूम का सोफ़े को उठा के मैं अपने बेडरूम में रख ले रहा हूँ, मैंने शिफ्टिंग कर लिया। मालिकाना हक तो मेरा बना हुआ है, तो उस समय वो शासक थे। तो शासक के तौर पे वो उसको ले गए हैं, तो इसलिए वो 1972 के कन्वेंशन में कवर नहीं हो पाता। वो प्रूफ़ भी कर सकते हैं कि हम तो भाई लीगल तरीके से लेके गए, ये डॉक्यूमेंट है। ओके। क्योंकि वो उस समय की कहानी अलग है ना, हम एक आज़ाद देश के रूप में नहीं हैं। तो उस समय वही हमारे शासक है, तो शासक ने अपने हिसाब से जिसको जहाँ चीज़ ले गए, तो उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अब उनकी इच्छा पे है, दोनों सरकारों के समझौते पे है कि यदि कोई बात होती है और वो देना चाहे तो निश्चित रूप से लौटाया जा सकता है। लेकिन आधिकारिक क्लेम करने के लिए हमारे पास कोई लीगल चीज़ें उसमें नहीं है। लेकिन ये है 1972 के बाद कोई चीज़ चोरी हो गई, मान लो किसी मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई, हमारे पास रिकॉर्ड है ये मूर्ति यहाँ लगी हुई थी, चोरी हुई, उसकी एफआईआर दर्ज होती है, उसके कागज़ होते हैं, इंटरपोल में रिपोर्ट जाती है, लुकआउट कॉर्नर नोटिस जारी होता है, सारा प्रोसेस को जब पता पड़ा कि हमको 5 साल बाद वो किसी और देश में जो मूर्ति देखी गई, तो हम उसको क्लेम करते हैं सरकार से कि ये इंडियन ओरिजिन का है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सबूत है कि यहाँ से चोरी हुई थी, तो आप इसको लौटाइए, और वो लौटाई जाती हैं। और पिछले आप कुछ वर्षों से देख रहे हैं लगभग 242 इस प्रकार की धरोहर जो है वापस लेके भी आई है भारत सरकार। तो बहुत अच्छी बात है तो। ठीक। तो जैसे ये तो ही मॉन्यूमेंट्स की बात कि कैसे कोई मॉन्यूमेंट लॉस्ट हो जाता है या फिर हम उसे लिस्ट कर लेते हैं। हमने सीधे क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की थी। थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं चाहूँगा कि आप आर्कियोलॉजी के बारे में हमारी ऑडियंस को दे दें, ताकि फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे जा सकें। कि जैसा मैंने कहा कि धरोहर के मामले में हम बात करें, तो हम विश्व में सबसे रिच कंट्री हैं, और धरोहर को खोजने का काम और धरोहर को सहेजने का काम, इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है ना? इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का या आर्कियोलॉजी का इम्पोर्टेंस हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन संख्या बहुत कम है। उतना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है हमारे पास, उतनी संख्या नहीं है। तो हम बेहतर तरीके से करने के लिए भी, और आर्कियोलॉजिस्ट जो आज मैं देख रहा हूँ नई जनरेशन में उसको मतलब रुझान बढ़ रहा है, जो कल्चरल हेरिटेज जो है अब एक सेक्टर के रूप में निकल के आ रहा है।
क्योंकि अगेन फिर मैं वही बात कहूँगा, प्रायोरिटीज़ की बात थी कि पहले प्रायोरिटी हमारी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ही थी। अब कल्चर, जब हम सब तरफ से फ्री हो गए। हाँ, संतुष्ट हैं कि ये हर सेक्टर में हमारी एक तरक्की हो गई है, स्टेबल है, योजनाएँ हैं, लागू हो रही हैं, लोगों को विकास हो रहा है, तो अब सांस्कृतिक धरोहर की तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है। तो इसका बस एक मेन रीज़न यही है कि अब हम बाकी चीज़ों से थोड़ा संतुष्ट हैं, इसलिए हम अब कल्चर। हाँ, अब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास उतना पैसा है कि आप दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। अवेयरनेस भी है, प्राथमिकता और अवेयरनेस और मतलब बहुत सारी चीज़ों का संयोजन से ही आप किसी चीज़ को देख पाते हैं। आप यदि आप बात करते हैं तो एक साधारण परिवार आज के ज़माने में टीवी रखता है, फिर कहते हैं टाटा स्काई या जियो टीवी या जो भी आपका है आपने वो लगा लिया, डिश टीवी। थोड़ा-सा ऊँची क्लास का आदमी है वो अमेज़न प्राइम और यूट्यूब और सबका सब्सक्रिप्शन लेगा। जिसकी ज़रूरत है, जिसका एक है वो नेटफ्लिक्स भी चला रहा है। लेकिन गाँव में आप जाएँगे वो साधारण आदमी दूरदर्शन देख रहे हैं या जो 2-4 चैनल आपके आते हैं जो फ्री उसकी उसकी प्रायोरिटी नहीं है। सही बात है, उसकी प्रायोरिटी भी उसकी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं उसको है। नीड भी नहीं टीवी है। देखना उसकी प्राथमिकता में नहीं है। उसकी प्राथमिकताएँ और हैं, उसकी आवश्यकताएँ और हैं, तो उसकी इच्छाएँ अलग हैं। तो जब आपकी इच्छाएँ बढ़ेंगी, आपकी इच्छा बढ़ती है तभी आप जाते हैं ना, साधारण कपड़े से भी काम चलता है। हम ब्रांड पे जाते हैं, फिर और अच्छा ब्रांड पे जाते हैं, फिर विदेशी भी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी इच्छाएँ हैं, ये तो अनंत है। लेकिन यदि आप धरोहर में हम बात करें ना, तो धरोहर को प्राथमिकता के तौर पे अब हम उसको लोग समझ रहे हैं। पहले देखिए लोगों का उतना मूवमेंट नहीं होता था। हम लोग अपने बचपन की बात करें तो हम लोग 2-5 साल में एक आध बार कभी जो है फैमिली टूर के लिए जा पाते थे। मुश्किल से ऐसा लगता है कि मतलब 2-5-10 साल बाद हो गए चलो एक बार जाते हैं, अदरवाइज़ छुट्टियों में जो है नाना-नानी, दादा-दादी के घर तक जाना, रिश्तेदारों तक जाना, ये एक सीमित था। लेकिन आज आप देखिए कल्चरल ट्रेंड चेंज हो गया। आज गिरी से गिरी हालत में एक मध्यम वर्गीय परिवार साल में एक हॉलिडे पैकेज जो लेके जाता है, तो टूरिज़्म आपका बढ़ रहा है, लोगों की रीच बढ़ रही है, तो लोगों की समझ बढ़ रही है। सोशल मीडिया, लोग वीडियोज़ के थ्रू, रील्स के थ्रू और उसके थ्रू लोग मॉन्यूमेंट्स को देख रहे हैं, देखते हैं यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए। जाना चाहिए। वहाँ जाते हैं, 4 चीज़ें उनको ख़राब भी लगती हैं, वो रिपोर्ट भी करते हैं कि यार यहाँ ये गलत हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए। तो अब उस तरफ हमारा रुझान बढ़ रहा है। तो कल्चरल मतलब हेरिटेज को भी जो है प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ताजमहल पे कुछ टूरिस्ट जाते हैं या फिर दूसरे मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, वो उस पे से कुछ पत्थर वगैरह ले आते हैं वहाँ से एज अ सोवेनियर। तो ये अभी भी होता है या फिर इन सबको रोक दिया गया है ऐसे कि नहीं, अब देखिए पहले में इतना मैन पावर वो नहीं थी और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी। हम दोनों चीज़ की बात करें कि ना उतना मैन पावर था कि जो उतने विजिटर्स को कंट्रोल कर पाते और विजिटर्स भी अवेयर नहीं थे। एक मान्यता थी कि ये जो पत्थर जड़े हुए हैं उसमें बेसिकली इनले वर्क है ना? व्हाइट मार्बल पे रंगीन जो सेमी प्रेशियस स्टोन है, तो उनसे जड़ाऊ काम करके फूल पत्तियाँ या डिज़ाइन बनाए गए हैं, है ना? लोगों को ये लगता था कि ये कोई बहुत महँगे जवाहरात हैं, जबकि वो साधारण पत्थर हैं। तो उस भावनाओं के तहत कि अरे वो शाहजहाँ ने तो इसमें हीरे मोती माणिक जड़वाए थे, है ना? अब लाल कलर का माणिक भी है, कार्नेलियन भी थोड़ा-सा डार्क कलर में आप देखेंगे, तो ऐसा लोगों को मतलब फ़ील था। उस समय लोगों ने उस चीज़ को क्यूरियोसिटी बस खरीदने की कोशिश की। लेकिन अभी चूँकि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, मॉनिटरिंग भी अच्छी है, अब तो सीसीटीवी निगरानी भी होती है सभी जगहों पे, प्लस लोगों में अवेयरनेस भी है। अब लोग उस चीज़ को समझते भी हैं कि नहीं ये हमें इसको नुकसान नहीं पहुँचाना है या ये गलत है। तो दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से अभी हम कहें तो ये चीज़ें अब नहीं होती हैं। गाहे-बगाहे लाखों करोड़ों में एक आध टूरिस्ट उस प्रवृत्ति का भी आता है कि जो इन चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है, तो उसके लिए हमारे पास अब एक सर्विलांस सिस्टम है जिस पे उनको रोका जाता है। क्योंकि ये तो चलो ताजमहल या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट की बात हुई जहाँ पे से निकाला जा सकता है पत्थर, या फिर पुराने किला की बात करें, पुराने किला पे मैंने सुना है कि काफ़ी लोग लिख देते थे कुछ भी कि भाई डैश लव्स दिस एंड बहुत सारी चीज़ें, उन सबको हटा दिया गया है अब तो वहाँ से, या फिर अभी भी वो सब लिखा ही हुआ है वहाँ? नहीं, नहीं, निश्चित रूप से देखिए लिखने के अलग-अलग मीडियम हैं, जैसे कि आप पेन, पेंसिल, चॉक या उससे लिख रहे हैं वो सब तो मिटा दिया गया है। लेकिन क्या है कि अब आपने दीवार में जो प्लास्टर उस प्लास्टर पे ही कुरेद दिया, तो वो प्लास्टर तो ओरिजिनल है, मैं उसको बदलने की हमारे यहाँ प्राथमिकता नहीं है। जब तक वो कमज़ोर होके अपने आप ही नष्ट ना हो, हम लोग नई चीज़ ऐड नहीं करते हैं स्मारक पे।
तो इसलिए वो कुछ चीज़ें वैसे भी कभी-कभी आपको नज़र आ जाएँगी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये प्रवृत्ति स्क्रिबलिंग की काफ़ी कम हो गई है, अवेयरनेस भी हुई है, हम लोगों ने भी अवेयरनेस कैंपेन किए हैं, लोगों को समझ भी बढ़ी है। लेकिन अभी भी ये मानव पर लिखने की घटनाएँ तो निश्चित रूप से होती हैं, उसको हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं और तत्काल यदि पकड़ लिया जाता है, तो उसी व्यक्ति से सफाई कराई जाती है कि साफ़ करो जो आपने हरकत की है। बिल्कुल सही। तो जब आपको हाँ, बड़ी भीड़ के सामने जब आपको जलालत फ़ील होती है, एक बेइज़्ज़ती फ़ील होती है, आप आगे ना करने के लिए लोग अपने आप ही उसके लिए एक तैयार एग्ज़ाम्पल होते सेट हैं। होता है, हाँ, कह हाँ। सकते हैं। तो वो हम लोग उस चीज़ पे प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अवेयरनेस है, उसको लेके हम स्कूलों के साथ काम करते हैं। स्कूल चिल्ड्रंस को भी इन चीज़ों को अपने धरोहर का महत्व बताते हैं कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है। बच्चों को सिखाया जाता हाँ, है शुरू से ही। हाँ और डूज़ एंड डोंट्स कि आपको कैसा मॉन्यूमेंट पे आपको क्या बिहेव करना है, क्या नहीं करना है। तो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इट्स नॉट ओनली पब्लिक स्कूल, हम गवर्नमेंट स्कूल, लोकल जो एमसीडी नगर निगम के स्कूल्स हैं, छोटे स्कूलों पे भी हम लोग जाते हैं। क्योंकि सबका धरोहर किसी एक की नहीं है, धरोहर हम सबकी है। सभी उसका महत्व समझेंगे, तो हम उसको लंबे समय तक बेहतर रूप से सहेज पाएँगे। तो वो हम लोग प्रयास करते हैं, तो उनके साथ कैंपेन करते हैं, काफ़ी जागरूकता है। तो इसमें जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में हमने किया था डॉक्टर सतरूपा मैम के साथ, तो उन्होंने बताया था पुराना किला के बारे में जो एक्सकवेशन चल रही है, आपने उनको शायद हेड किया उस पर्टिकुलर एक्सकवेशन को। थोड़ा सा मैं उस बारे में और जानना चाहूँगा। उनसे तो हमने काफ़ी बात की थी, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में इस एपिसोड में बता दें तो। देखिए, पुराना किला की बात करने के लिए अलग से आपको पूरा एक एपिसोड लग सकता है। ठीक। लेकिन पुराना किला के बारे में एक साधारण सी बात ये है कि आज हम जो चीज़ देख रहे हैं ज़मीन के ऊपर, वो एविडेंसेस हमारे पास जो है मुगल काल के हैं, मतलब शेरशाह सूरी और हुमायूँ के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन पुराना किला एक टीले पे बनाया गया है, क्योंकि किला थोड़ा-सा ऊँचाई पे बनाया जाता है, सुरक्षा की दृष्टि के साथ में। तो वो जो टीला है, वो काफ़ी प्राचीन है। उस टीले के बारे में कई जगह मेंशन है कि ये मतलब प्राचीन टीला है और उसको नॉर्मली महाभारत के साथ से जोड़ा गया। इंद्रप्रस्थ के रूप में कहा गया कि इंद्रप्रस्थ का यही स्थान है। पुराने कुछ अभिलेखों में ये हमको मेंशन मिलता है और खुद खुद जो है जब ये किला बनाया जा रहा था हुमायूँ के द्वारा, तो उस बात को बाद में अबुल फजल ने जब लिखा है, तो अबुल फजल ने खुद उसको लिखा है, जो मुगल इतिहास के लिए वो लिख रहे थे। तो उन्होंने लिखा है कि हुमायूँ ने इंद्रप्रस्थ के टीले को घेर के जो है किला बनाया। तो परंपरा के तौर से उसको इंद्रप्रस्थ के रूप में आइडेंटिफ़ाई हमेशा से किया जा रहा था। लेकिन एक बात होती है कि यदि इंद्रप्रस्थ है तो प्रमाण कहाँ है? तो आर्कियोलॉजी का काम है प्रमाण के देखना और प्रमाण के आधार पे बात कहना। इसको लेके पहले भी प्रयास हुए, पहले भी एक्सकवेशन हुए हैं, लेकिन वो लोएस्ट लेवल तक उस समय भी नहीं पहुँच पाए। है ना? मौर्य काल तक के प्रमाण पहले थे, यदि हम रिवर्स में बात करें। तो पुराना किला यदि मैं बोलूँ तो दिल्ली एनसीआर में एकमात्र ऐसी जगह है, एकमात्र ऐसा स्थान है, जहाँ आप 3000 का लगातार इतिहास जो है देख सकते हैं। यदि कल्चरल लेयर्स की बात आप करते हैं तो मतलब ब्रिटिश लेयर से लेके मतलब मुग़ल सल्तनत, हम रिवर्स ऑर्डर में बात करेंगे। तो मुग़ल सल्तनत, लेटर गुप्ताज़, गुप्ता, कुषाण, शुंग, मौर्य, प्री मौर्य मतलब महाजनपद काल और उसके पहले महाभारत काल की यदि हम बात करते हैं, तो ये प्रमाण वहाँ एक कंटिन्यूअस इतिहास हमको बताते हैं। और यदि हम उसको दिल्ली माने, चूँकि बीच दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली के लिए मध्यकाल के देखते हुए एक कहावत प्रचलित हुई कि एक किताब लिखी गई 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, ब्रिटिशर्स द्वारा। तो ये कहावत एक बड़ी प्रचलित हो गई कि दिल्ली जो है 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी। आज भी ये कहा जाता है दिल्ली 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी। तो वो जो 7 शहर हैं दिल्ली के, तो वो तो केवल मध्यकाल के हैं। मतलब सल्तनत तो मुग़ल, यदि ऐतिहासिक दृष्टि से हम बात करें, तो सल्तनत तो मुग़ल काल के हैं। मतलब राजपूत पीरियड से हम बात करें, किला राय पे थोड़ा पहला शहर गिना जाता है। फिर आपका सीरी, तुगलकाबाद, कोटला फिरोजशाह से लेके और शाहजहानाबाद तक 7वां शहर जो है गिनते हैं। तो इससे पहले की यदि हम बात कर रहे हैं, तो 7 मतलब हम सल्तनत से शुरू करते हैं और यदि हम पुराने किले में जाते हैं तो उसके नीचे राजपूत, लेटर गुप्ता, गुप्ता
कुषाण, शुंग, मौर्य, प्री-मौर्य, तो 7 तो और पहले के और भी हैं। तो दिल्ली 7 बार नहीं 14 बार बसी जुड़ी। 14 बार बसी हुई और शायद और भी ज़्यादा हो, कह सकते शायद हैं। उसके नीचे और भी हो, क्योंकि अभी हम लोएस्ट लेवल तक, अभी हम नेचुरल सॉइल तक हम टच नहीं कर पाए। तो अभी तो और गहराई में खुदाई हाँ, तो चलेगी अभी तो वहाँ और पे। नीचे हमें उसको देखना है कि सबसे पहला सेटलर कौन था वहाँ। और दूसरा ये भी देखो कि पुराना किला का इम्पोर्टेंस, मतलब क्यों एक ही जगह इतना बड़ा जगह रही, क्यों एक ही जगह लोग बसते रहे, ये भी एक बहुत सारी इम्पोर्टेंट सभ्यताओं के लोग, है ना। यदि आप देखें तो दिल्ली में और कहीं भी ऐसे प्रमाण नहीं है कि जहाँ गुप्त काल, कुषाण काल के प्रमाण आपको उपलब्ध हो रहे हो, मौर्य काल के प्रमाण उपलब्ध हो रहे हो। श्रीनिवासपुरी में अशोक का एक अभिलेख जरूर है, लेकिन आसपास और कोई प्रमाण हमको ऐसे नहीं मिलते। नहीं मिलते हैं। कहीं गुप्त काल, कुषाण काल के कोई भी एविडेंसेस हमको दिल्ली में नजर नहीं आते। तो क्यों एक ही जगह सारी सभ्यताओं के प्रमाण है? तो ये है उसकी लोकेशन। तो एक लोकेशन है जहाँ से सब कुछ ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल की जा रही थी, मैं कह सकता नहीं, मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आदमी क्यों रहेगा। हूँ। वहाँ पे भी क्यों रहेगा, सही बात है। मैं यदि अपने लिए घर ढूंढता हूँ तो मेरी प्रायोरिटीज होती है ना। जहाँ से मुझे बताया मुझे ऑफिस आना है, तो मुझे रोज ऑफिस आना है, जाना है, मैं उसको कंसिडर करूँगा। मेरे बच्चों के स्कूल के डिस्टेंसेस को कंसिडर करूँगा। उनके लिए पारिवारिक जो सुविधाएं हमको है, बाजार, मार्केट, ट्यूशन, खेलकूद, जो भी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, रेलवे स्टेशन से दूरी, बस स्टैंड से दूरी, यातायात के साधन, वह सब चीज़ को कंसिडर करते हैं, तब हम जाके कहीं बसते हैं, है ना। तो यहाँ वो लोकेशन इंपॉर्टेंस है। लोकेशन का इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तरफ तो नदी है, नदी है तो नदी के पास तो होना ही है। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो पानी की सुविधा तो पहले चाहिए। प्लस नदी केवल आपको जीवन को जीने के लिए पानी नहीं दे रहा है, नदी आपके लिए उस समय के हिसाब से एक यातायात के साधन के रूप में भी काम कर रहा है। वाटरवेज आपके अवेलेबल है, आप नाव के थ्रू माल मटेरियल जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, है ना। दूसरी तरफ आप देखें, पुराना किला का जो ये वाला एंड है, एक तरफ तो नदी हो गई, एक तरफ से उत्तरापथ जा रहा है। जो आज का मथुरा रोड है, ये किसी ज़माने का जीटी रोड है, और जीटी रोड के पहले ये उत्तरापथ है। ये यात्रियों का मार्ग है जो ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। यदि आप आज भी दिल्ली से आगे निकलते हैं, जीटी कनाल रोड पकड़ते हैं, चंडीगढ़ के लिए जाते हैं, तो रास्ते में आपको कोस मीनार्स मिलती है ना, जो मुगल काल में लगाई गई। या कहते हैं शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया, जो बांग्लादेश से लेके और हम पूरे व्यापार मार्ग के रूप में काम करता था, वही ये अलाइनमेंट है। तो एक तरफ से वाटरवेज आपको यातायात के साधन के रूप में उपलब्ध है, एक तरफ से रोड का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। उस समय के लोगों का काम क्या है, मोस्टली के लिए बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, तो आपको कहीं से सामान क्योंकि सब कुछ एक जगह नहीं है। आज के जैसा नहीं है कि आप एक मॉल में गए हो एवरीथिंग इज सही बात। अवेलेबल ना। तो उस समय उस समय तो तो दूर दूर था। कहीं से गेहूँ आ रहा है, कहीं से चावल आ रहा है, कहीं से कपड़ा आ रहा है। तो उन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के हिसाब से यदि वो सभ्यता या समाज के लोग ऐसी जगह बसेंगे जो आसानी से उनको हो, तो इसलिए सभी सभी कहें कल्चरल लेवल्स में हम बात करते हैं, तो सभी सभ्यता के लोगों ने वहाँ पे अपनी गतिविधि की, क्योंकि जगह सूटेबल है। तो लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे वो उस टाइम के लिए सूटेबल थी, क्या इस टाइम भी वो सूटेबल है अगर उसको कार्य में लाया जाए? आप देख लीजिए, आज देखिए कि सेंट्रल दिल्ली तो सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो सूटेबल है क्यों? क्योंकि अप्रोचेस की वजह से, है ना। आपको मथुरा रोड तो है ही है, हाई कोर्ट पास में, इंडिया गेट पास में, कनॉट प्लेस पास में, मेट्रो स्टेशन पास में है, पीछे निजामुद्दीन स्टेशन पास में। तो लोकेशन का तो महत्व आज दूसरे तरीके से, महत्व तो है ना, महत्व है, लेकिन अब आज की आवश्यकताओं के हिसाब से महत्व देखेंगे। केवल नदी जो है वो माइग्रेट हो गई है, नदी पीछे की तरफ खसक गई है, क्योंकि यमुना का एक अपना चरित्र है कि वो बहुत तेज़ी से उसमें शिफ्टिंग होता है। तो आज नदी जरूर दूर शिफ्ट हो गई है, अदरवाइज लोकेशन में क्या कमी है? प्रगति मैदान और भारत मंडपम से लेके जो है सब कुछ तो वही है। तो पुराने किला का अपना महत्व है। तो इसमें जैसे अभी आपने बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने आक्रमण किया दिल्ली के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें ली, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी की। तो हम अगर मॉन्यूमेंट्स की बात करें सिर्फ दिल्ली को लेकर या फिर ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया की बात करी जाए, तो हमें ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं मुग़ल मॉन्यूमेंट्स, राइट। हमें टेम्पल देखने को बहुत कम मिलते हैं। पुराने पुराने मुग़ल मॉन्यूमेंट तो बहुत मिल जाते हैं।
तो ऐसा क्यों है? ऐसे मतलब क्या जब उन्होंने इन्वेड किया कुछ नहीं छोड़ा या फिर कन्वर्ट कर लिया हमारे मॉन्यूमेंट को अपने मॉन्यूमेंट में? क्या एग्जैक्टली रहा? क्या देखिए, एविडेंस मिलते हैं इसके? दोनों टाइप की चीज़ें हुई हैं ओके। कि चीज़ें नष्ट भी हुई, हम्म। नष्ट की भी गई, ठीक। परिवर्तन भी किए गए। ओके। तो सभी प्रकार की चीज़ों का एक ये है। देखिए, उत्तर भारत आक्रमण जो है मोस्टली हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट से हुए। बिल्कुल। वही एक जगह थी जहाँ से विदेशी आक्रमणकारी आ पाए। ठीक। बाकी तो नीचे से समुद्र है नीचे समुद्र, इस तरफ पहाड़ है, ना? ईस्ट की इधर तरफ। आपका हिमालय की वजह से बिल्कुल। आप उसको नहीं क्रॉस कर पाते हैं। तो एक वही क्षेत्र था जहाँ से आक्रमणकारी आए। तो सबसे पहला क्षेत्र आपको क्या पड़ता है, मतलब ये कश्मीर पंजाब वाला बेल्ट से लेके दिल्ली, चूँकि केंद्र सत्ता के रूप में काम कर रहा है हमेशा से, तो दिल्ली तक तो अटैक हुआ और फिर आसपास के क्षेत्रों में उत्तर भारत के जो है आक्रमणकारी आए और उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। बाकी लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार करते चले गए। अब आप मानसिकता पे बात करें तो कोई भी आक्रमणकारी वहाँ से उस दुर्गम रास्तों से, वो भी कोई आसान रास्ता नहीं है, जहाँ से उसको कश्मीर की तरफ से जब एंट्री हो रही है नॉर्थ से, तो अफ़गानिस्तान से लेके यहाँ तक का जो आपका मौसम का हाल है और जो मतलब कंडीशंस हैं, वो कोई बहुत फ़ेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो कोई भी आदमी बहुत बड़ी सेना लेके आक्रमण नहीं कर पाएगा, है ना? चाहे वो अंग्रेज़ों की भी हम बात करें, भले ही वो समुद्र के रास्ते आए, तो क्या कहते हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेज़ आए थे और हम पे शासन करते थे, बिल्कुल बोला जाता है। है ना? तो चाहे वो शक कुषाण आए, चाहे हूणों ने अटैक किया, चाहे उसके बाद की हम बात करें, मोहम्मद गौरी से लेके महमूद गजनवी तक और उसके बाद बाबर तक। तो वहाँ के जो सैनिकों को लेके उनकी संख्या तो लगभग कम है, यहाँ पे जो समाज है उसकी तुलना में। तो यदि आपको 10,000 लोगों पे 500 लोगों से राज करना है, नहीं तो वो 10,000 आज विरोध में खड़े हो जाएंगे तो 500 आदमी आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है कि कैसे 500 लोग है ना? 10,000 आप लोगों कैसे पे करोगे? कर। शासन में मानसिकता को जीता जाता है, तब आप शासन कर पाते हैं, है ना? शतरंज में यदि क्वीन या राजा आपका हार गया, तो बाकी प्यादे 15 भी खड़े हों, आपकी हार मानी जाती बिल्कुल। है ना? वो चेकमेट हो गया, ठीक। तो आपके सारे प्यादे खड़े हैं, हाथी घोड़े सब खड़े हैं, लेकिन बिल्कुल चेकमेट, खत्म कहानी। तो है ना? तो मानसिकता को जीता जाता है जब भी अटैक होगा। भारत जैसे कहा गया एक धार्मिक देश, शुरू से सनातन धर्म से हम उसको मानते चले आते हैं। कोई यदि आपके धर्म पे चोट करेगा तो वो आपको आघात करती है, कोई आपके व्यापार पे चोट करेगा तो वो आपको आघात करेगी, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था। तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था, आपकी धार्मिक व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था को आक्रमण करके जब नष्ट भ्रष्ट किया जाएगा, तब आप दूसरे की गुलामी मानने को तैयार हो पाओगे, है ना? तो जब किसी ने अटैक किया, तो सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो मुखिया है, एक तो उसको कब्जे में करना होता है, तो या तो आपने उसको मार दिया या उसको अपने में मिला लिया या अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, तो समाज वो हो गया। दूसरा क्या है, धार्मिक क्षेत्रों पे यदि आक्रमण किया जाए, तो एक आस्था है कि भाई भगवान, आप जिसकी आस्था कर रहे हो, यदि वो आपको नहीं बचा पा रहा है सक्षम, वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, आपको कैसे बचाएगा? ठीक, ये बात बोली जा सकती। तो ये बात बोली जा सकती है। तो आपको ये है कि भाई तुम इनकी पूजा करते हो, ये लो। तो उन्होंने ऐसे ब्रेन वॉश किया। ऐसे भी उसी इसको किया। बाद में धर्म परिवर्तन भी ऐसे ही होते रहे हैं, है ना? थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं आप इसे? धर्म परिवर्तन कैसे होते थे, जैसे मैंने पढ़ा है, मतलब मैं इसकी सच्चाई के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है किसी किताब में कि जब जैसे क्रिश्चियनिटी के लिए जो बातें की जाती हैं कि क्रिश्चियंस का प्रचार प्रसार हुआ, विशेषकर उन्होंने ट्राइबल रीजन्स को चूज़ किया, ट्राइबल रीजन्स को। है ना? जनजातीय लोग थे, क्योंकि वो ज़्यादा समाज से कटे हुए हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और उनकी बहुत लिमिटेड अपनी आस्थाएं और आवश्यकताएं थी। उस पर आक्रमण करना बड़ा आसान था। तो वो सुनाते थे हमारे किस्से, मतलब सुना है मैंने किस्सा कि भाई जो जनजाति जिस देवता को मानती है, मान लो बजरंग बली फॉर एग्जांपल आप ले लो, या कोई भी भगवान, तो उस भगवान की मूर्ति बनाई और यीशु की मूर्ति बनाई उन्होंने, है ना? उस भगवान की मूर्ति जो है वो मोम में बना ली और यीशु की मूर्ति जो है मेटल में है। अब वो कहते हैं कि देखो आग जलाओ, तो तुम्हारा भगवान तो पिघल गया, यीशु जो है ये सर्वशक्तिमान है। उन्होंने मान लिया। तो बड़ी उनकी आस्था हो जाती थी। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं
मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह यही हुआ, बलपूर्वक भी हुआ सब। पर सिमिलैरिटी पैटर्न यही रहा। दूसरा आप देखो कि जब कोई मान लो, चूंकि वो एक मान लो जैसे आपने कहा कि मध्यकाल की हम बात कर रहे थे कि मध्यकाल के मॉन्यूमेंट यहाँ ज़्यादा दिखते हैं और उसके पहले के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब वो आए तो उनकी भी तो आवश्यकता है। मान लो 500 सैनिक आ रहे हैं और वो किसी और धर्म को मानने वाले हैं, तो उन्हें भी तो अपने धर्म की पूजा करने के लिए स्थान चाहिए, वही उनकी शक्ति है। कांग्रीगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप जनसमूह को एकत्रित करके आप उनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनोबल, जब तक आप उसका मनोबल नहीं बढ़ा के रखोगे, आपकी सेना नहीं जीत पाती है। तो एक साथ होंगे और एक जन उनको एड्रेस कर पाएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। और उनको अपना धर्म भी मानना है। भाई आपके साथ हम जो है मोहम्मद गोरी के साथ हम आ तो गए, हम करेंगे, हमारे तो पूजा का कोई स्थान भी नहीं, उन्होंने बनाना भी है। और वो इम्पोर्टेंस इसलिए कि उनका भी आत्मबल बढ़ रहा है, उनका मनोबल भी बढ़ रहा है, और राजा के लिए भी है कि उसके सारे सैनिक एकजुट हैं। तो वो जगह होनी चाहिए। बनाने में समय लगेगा, बेहतर है कन्वर्ट कर लो। स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ, मॉडिफिकेशन करना, भाई मेरी ज़रूरत जो है इस तरीके से है तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, कुछ हिस्सा तोड़ा, उससे इसको बनाया, जल्दी तैयार हो गया। और दूसरे की आस्था पे भी जो ठेस पहुंची थी पहुंची। डबल काम एक साथ हो रहा है। तो इस वजह से, और चूंकि उत्तर भारत हमेशा आक्रांताओं से अभिशप्त रहा, इसलिए यहाँ डिवीजन ज़्यादा है। साउथ इंडिया में आप जाओगे तो टेम्पल्स बचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई वहाँ। इसलिए आज हम देखते हैं कि पुराने मंदिर इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन आसपास के क्षेत्र में पुराने मंदिर ऐसा नहीं है। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, झांसी, ललितपुर, गुप्त काल के बहुत सुंदर मंदिर, ब्रिक्स टेम्पल अवेलेबल है। तो जहाँ उनकी ज़रूरत थी वहाँ किया गया, जहाँ मतलब डिस्टर्बेंस नहीं हो पाया वहाँ बची हुई चीज़ें। रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली में आप मंदिर की बात करते हैं, चूँकि दिल्ली तो सत्ता का केंद्र रहा, तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें नष्ट हो गई, विकास में भी बलि चढ़ गए, पहले से भी नष्ट किए गए, जानबूझ के तोड़े भी गए, कन्वर्ट भी किए, सब कुछ हुआ, है ना। तो अब आप देखें, लेकिन फिर भी आप देखें कि कालका जी मंदिर है। कालका जी मंदिर प्राचीन मंदिर है ना। अभी आप देखेंगे उसमें कुछ, चूँकि समय के साथ बदलाव ज़्यादा हो गए ना, मंदिरों में ट्रस्ट बन जाते हैं या आसपास के लोगों की आस्था से विकास काम होने लगते हैं, तो उनका पत्थर हटा के संगमरमर लगा दो, संगमरमर हटा के टाइल लगा दो, मूर्ति को छोड़ के सब बदल गया। स्वरूप बदल जाता है। हाँ, स्वरूप बदलता चला जाना, लेकिन एक प्राचीन मंदिर के तौर पे है। इवन आप देखेंगे तो मतलब अमीर खुसरो ने उल्लेख किया है कालका जी मंदिर का, तो उस समय है मंदिर अवेलेबल थे। योग माया मंदिर जो है महरौली में, वो पुराना मंदिर के रूप में हम उसको आज देखते हैं कि वो पुराना मंदिर था, स्वरूप उसका डेफिनेटली बदला है। तुगलकाबाद की तरफ जब आप रोड क्रॉस करते हैं, वहाँ भी एक योग शक्ति या माया मंदिर के नाम से ही है। गौरी शंकर मंदिर जो चांदनी चौक में है, ये भी प्राचीन मंदिर के रूप में ही है ना, कि उस समय ही जो है जब बनाया गया लाल किला, उस समय ही ये मंदिर भी बनाया गया। ऐसे ही आप सलीमगढ़ के पीछे देखते हैं नीली छतरी मंदिर बोलते हैं, नीली छतरी वाले, वो मंदिर को प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आप रख सकते हैं। दिल्ली की हम बात करते हैं, मंदिर हैं, लेकिन बस वही है कि जो और भी थे काफ़ी सारे जो मिसिंग सारे रहे होंगे, अब संख्या कम बची, क्योंकि अब इतना ज़्यादा मतलब विध्वंस भी हुआ और फिर विकास भी हुआ बाद में चीज़ों का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तोड़ी भी गई, टूट भी गई, नष्ट भी हुई निश्चित रूप से। ये तो अब इतिहास का एक भाग है जिसको स्वीकार आपको करना होता है। बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि जब जो इन्वेडर्स हैं उन्होंने भी भारत को भारत बनाने में हेल्प करी है, ऐसा मैं ये कहना चाहूँगा। देखिए, सबने, कोई आया आक्रांता की तरफ से, एक होता आया लूट खसोट किए और चले गए, कुछ लोग आए जो यहीं रह गए, इन्होंने अपना लिया। हम भी, हमारी संस्कृति भी ऐसी थी कि हमने भी सबको अपनाया। हमारा तो रहा ही है शुरू से, हमारा शुरू से कि भाई जो आया वो हमें मिल गया, हमने हम सबको अपना मान लिया। तो जो यहाँ रह गया उसने काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई लूट के ले गया, ऐसा नहीं हाँ है। कि भाई आप लूट के यहाँ से बाहर लेके नहीं है, उन्होंने यहाँ का पैसा यहाँ लगाया भी होगा, तो विकास काम भी हुआ। और मतलब उस तरीके से देखें तो सिकंदर लोधी से लेके बाद तक भी नहरें भी बनाई गई लोगों के लिए, किसानी के लिए, सिंचाई के लिए व्यवस्थाएं भी की गई। तो काम तो उन्होंने अपने हिसाब से किए, नहीं करेंगे तो उनको रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। उनके यहाँ पे काम चलाना था, अच्छा करना था, तो उन्होंने किया जो रुके। तो इसमें जैसे अभी हमने दिल्ली के बारे में बात की, थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात की। आउट ऑफ इंडिया, जैसे बीच में मैंने सुना था कोलंबिया या कम्बोडिया, आई गेस कम्बोडिया में भी शायद हिंदू टेम्पल मिले, राइट। तो उसके बारे में एक्जैक्टली क्या वहाँ पे मिला है
और क्या कितना अभी या फिर अभी भी चल रहा है कुछ उसमें, अभी भी ऑनगोइंग है प्रोसेस या फाइनलाइज हो चुका है वहाँ पे सब? नहीं, देखिए, ये तो शुरू से है। साउथ ईस्ट एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पहले से रहे हैं। और इवन ये भी है कि मतलब जो चोलकाल के आसपास था कि हमारा जो क्षेत्र अधिक उनके व्यापारिक संबंधों के साथ उनका अधिकार भी था बहुत सारे क्षेत्र में। तो केवल वही नहीं है, आप कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया कोई भी कंट्री आप चले जाएंगे। इंडोनेशिया में आज भी रामायण का मेंशन होता है। कहने को तो मुस्लिम कंट्री है, तो रामायण महाभारत के मेंशन आज भी वहाँ होते हैं इंडोनेशिया में। वहाँ के मंदिरों में उनका अंकन बना हुआ है, तो संस्कृति में उनके आ गया। कंबोडिया में तो जो अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो तो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, हम उसको कह सकते तो वहाँ पे जाके भी आप लोग एक्सकवेशन करते हैं? हैं। हाँ, देखिए, ये भारत सरकार की नीति और उस देश की सरकार के साथ जो समझौते के तहत है, क्योंकि हम एक मतलब एक बड़े देश हैं, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम मजबूत हैं, हम रिच हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम अपनी धरोहर को बचा पाए हैं। तो जो जो दूसरे देश हैं, छोटे देश हैं, वो हमको अप्रोच भी करते हैं कि हमारे धरोहर की रक्षा में जो है भारत सरकार हमको योगदान दे। हमारे जो अपनी पॉलिसी भी होती है उसके तहत भी हम उनको मदद करते हैं। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हम लोग देते हैं और फाइनेंशियल के रूप में यदि प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी हम लोग कई बार बियर करते हैं, है ना? तो अभी भी जैसे हम बात करें कि तो एएसआई लगभग मेरे ख्याल से हम बात करें तो 12-13 देशों में हम लोग काम कर चुके हैं। नॉट ओनली जो इंडिया रिलेटेड धरोहर है, उनकी भी अपनी धरोहर को बचाने के लिए। तो अभी जैसे म्यांमार में बागान के जो पैगोडाज़ हैं, बुद्धिस्ट पैगोडाज़ हैं, उनके लिए एक जो है एएसआई की टीम काम कर रही है। कंबोडिया में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। नॉट ओनली हम लोग कंबोडिया में, तो विश्व के कई देश जो है वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, सबको अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। श्रीलंका में हम लोगों ने काम किया, मालदीव में हम लोगों ने काम किया, लाओस पीडीआर जो है वहाँ पे हम लोगों ने काम किया, वियतनाम में भी हमारी टीम अभी काम कर रही है। तो लगातार हम लोग जो है दूसरे देशों को धरोहर के रक्षण परिरक्षण के लिए, चूँकि एक विशेषज्ञता ये भारत की मानी गई। कंबोडिया में बहुत सारे देश काम कर रहे हैं धरोहर के संरक्षण में, लेकिन भारत का काम जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि हम उसको ओरिजिनल तरीके से, हमारे जो अपने कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स हैं उसमें हम कहते हैं कि प्राचीन भाग को पूरी तरीके से बचा के रखना है, नया एडिशन नहीं करना है, रेस्टोरेशन तब तक नहीं किया जाता, हम कंजर्वेशन करते हैं, है ना? रेस्टोरेशन तब तक नहीं करना है जब तक वो मॉन्यूमेंट या उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी ना हो कि इसके बिना ये गिर ही जाएगा, तभी हम उसको रेस्टोरेशन पे ले जाते हैं। और नॉर्मली रिकंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करते हैं। दीज आर डिफरेंट टर्म, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिनोवेशन, रेस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन, तो देर आर डिफरेंट टर्म्स। तो हम बेसिकली प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन करते हैं। हमारी विशेषज्ञता है, विदेशों में भी हम लोग मदद कर रहे हैं अपनी धरोहरों को सहेजने के अलावा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछूँ, आपने श्रीलंका का नाम लिया तो मेरे को राम सेतु थोड़ा ध्यान में आ रहा है। तो राम सेतु में कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमें सैटेलाइट से इमेज दिखती है राम सेतु की, वो असली राम सेतु वो नहीं है, कुछ कहीं और था वो बस एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, शायद वो भी बनाओ साथ में, बट वो असली राम सेतु नहीं है। ऐसा कुछ है या फिर ये सब? नहीं, देखिए, अभी इस बारे में चूँकि कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस उसमें प्रॉपर अभी पूरे तरीके से सिद्ध नहीं हुए हैं। कुछ संरचना है, कुछ विद्वानों का दल मानता है कि वो प्राकृतिक है, कुछ लोग मानते हैं कि वो बनाए गए हैं, लेकिन अभी निश्चित रूप से उसको अभी कहना जो है उचित नहीं होगा जब तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से हम उसको पूरी तरीके से प्रूव ना कर पाए। ठीक, तो इसमें ये भी है कि जैसे जो राम सेतु था, जो हमें सैटेलाइट इमेज से दिखता है, उसको दोबारा से बनाया जाएगा, ऐसा भी कुछ बातचीत चल रही है? नहीं, मैंने कहा ना कि जब तक एविडेंस पे हम लोग नहीं उसको देख पाएंगे तब तक मेरे लिए उस पर कहना कुछ मुश्किल है। ओके ठीक, ओके, वेल, ये अभी तक के लिए मैं आपसे इतना ही पूछूंगा, थोड़ा टाइम का अभाव है हमारे पास, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा। पहला ये, आपकी लाइफ का की मोमेंट क्या है, जो हमारे शो की थीम है द की मोमेंट पॉडकास्ट, तो वो मैं जानना चाहूँगा, आपकी लाइफ का की मोमेंट्स क्या रहा होगा? देखिए, बात करूं तो मैंने मतलब मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके मैंने बीएससी किया। तो चूँकि फादर मेरे सिविल सर्वेंट थे, मध्य प्रदेश शासन में रहे, तो उस समय हम लोग समय बहुत ज़्यादा लाइन्स नहीं होती थी, इंजीनियरिंग, मेडिकल,
चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके अलावा जो है सिविल सर्विसेज, ये बेसिक ऑप्शंस होते थे कि पीएससी या यूपीएससी जो फेस करना है। तो ये था कि यूपीएससी देके हम भी सिविल सर्विसेज में एंटर होंगे। तो विषय का चुनाव जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि किस विषय को लेके आप कर पाएँ। तो उस समय 2 विषय मेरी नज़र में थे कि संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास, ताकि मैं इनमें एमए करूँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूँ और साथ-साथ मेरी तैयारी भी होगी। तो संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास 2 विषय मुझे ऐसे लगे कि जिनको हमको करना चाहिए। उस समय के हिसाब से लगा स्कोरिंग भी होंगे, और प्राचीन भारतीय इतिहास का ये लगता था कि यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ लेते हैं तो लगभग 30-35% जो है जनरल नॉलेज भी इसमें कवर हो जाता है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर, स्मारकों, इन्हीं से जुड़े होते हैं। वो सोच के मैंने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास, हमारे यहाँ जो है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश में प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं पुरातत्व अध्ययनशाला, स्कूल ऑफ स्टडीज़ जो हमारा था, उसमें मैंने एडमिन के लिए एडमिशन लिया। सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट किया, एमपीपीएससी क्वालिफाई किया, यूपीएससी का प्रीलिम्स मेरा उस समय क्लियर हुआ, जिस समय मैं फाइनल में आया। तो मेंस और फाइनल के एग्ज़ाम साथ में हुए। क्योंकि साथ में हुए तो लगा कि नंबर थोड़ा सा कम रह गया, तो अच्छा ग्रेड नहीं आया है, तो पूरी तरीके से तैयारी करेंगे तो हम इसको कवर कर सकते हैं। तब तक प्राचीन भारतीय इतिहास को अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में ही हमने उसको पढ़ा था। एक उस समय एक ट्रेंड था कि दिल्ली में बड़ी अच्छी कोचिंग होती है, चूँकि मध्य प्रदेश से वहाँ बहुत अच्छी कोचिंग सुविधा उस समय नहीं थी। तो उस समय ये पता चला कि दिल्ली में भारतीय पुरातत्व संस्थान है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का है। उसमें केवल जो है 15 सीट होती थी, 15 से भी 13 सीट जो है इंडियंस को मिलना है, 2 सीट जो है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के लिए रिजर्व थी। तो उस कहा कि चलो उसको एग्ज़ाम को देते हैं, और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो दिल्ली से बुक्स ले आएंगे। सुना था कि मतलब चूँकि दिल्ली में अच्छी बुक्स मिल जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, मध्य प्रदेश की तुलना में ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो वो एग्ज़ाम देने आए तो थे बुक्स लेने के लिए। वो एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छा मतलब रैंक भी मिल गया, सिलेक्शन भी हो गया। तो ये सोचा गया कि क्यों ना भाई, जब एडमिशन ले लें, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी तो दिल्ली में कोचिंग कर लेंगे, है ना। तो अभी तक तो ये भावनाओं के साथ मैंने दिल्ली तक मैं पहुंच गया। और की मोमेंट जो आप बोल रहे हैं, तो टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि जब मैंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में जब आर्कियोलॉजी पढ़ना शुरू किया, तो एंशिएंट हिस्ट्री तो हम पढ़ चुके थे, तो एक अलग विचार डेवलप होना शुरू हो गए। और हमारी ट्रेनिंग का 2 पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है, जो सेकंड को मैं पहले कहूँगा, कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा ऑल इंडिया टूर, जिसमें देश भर में हमें घुमाया जाता है। देश भर में जो विभिन्न धरोहर हैं, सबसे हमको परिचय कराया जाता है, कैसे काम उनको कर रहे हैं, कैसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उनकी मुश्किलात हैं, कैसे उनको सहेजने में समस्या है, और उनका क्या काम किए जा रहे हैं। तो वो एक परिचय, प्लस आप विभिन्न डायनेस्टी के आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर से भी आप परिचित हो जाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एक्सकेवेशन, कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट करना एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक ड्रीम होता है। ट्रेनिंग वही आर्कियोलॉजिस्ट ही एक्सकेवेशन करेगा, अदरवाइज तो आप आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। तो उस समय हमको एक्सकेवेशन के लिए धौलावीरा, जो कि मतलब हड़प्पन साइट है, अब तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर है, तो धौलावीरा में हमको एक्सकेवेशन ट्रेनिंग के लिए गए। और पद्मश्री हमारे जो गुरु जी थे, पद्मश्री RS बिस सर, उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने वहाँ काम सीखा। तो वहाँ जो है मेरा पुरातत्व के प्रति एकदम रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ी, जब मैंने एक्सकेवेशन को खुद किया, सीखा। तो वो मेरा की मोमेंट था कि मैं लौटने के बाद सिविल सर्विसेज को मैं उतना, जो मेरी मतलब प्रायोरिटी, अगर मैं बात करूँगा, प्रायोरिटी मेरी चेंज हो गई। तो मैं पुरातत्व की तरफ मेरा झुकाव बढ़ गया, और मैंने सिविल सर्विसेज को सेकंड मतलब सेकेंडरी उसको रखा। हालांकि उसका अटेम्प्ट दिया, क्वालिफाई किया, रिटर्न दिया, इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन
ध्यान पूरा इस तरफ था, तो उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। और इसको मैंने एक मन में एक भावना हो गई कि मैं मतलब एक आर्कियोलॉजिस्ट बनूँगा, या आर्कियोलॉजी को ही मैंने अपने करियर के रूप में अपनाने के लिए मैंने अपने मन को ठान लिया। हालाँकि अ, मेरे फादर हमेशा जीवन भर मुझसे नाराज़ रहे कि तुम सिविल मतलब एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते थे, आईएएस तुम्हें होना चाहिए था और तुमने पुरातत्व को चुना। मैंने कहा मुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं उसको करने के लिए ज़्यादा अच्छे से शायद मैं कर पाऊँ। देश सेवा है, कैसे भी करना हो, आप सिविल सर्वेंट के रूप में करें, सैनिक के रूप में करें, या आप धरोहर को बचाने के रूप में करें। तो उस हिसाब से मतलब मैंने उसको अपना करियर बनाया और फिर तो आगे बढ़ते चले गए। आज लगभग 26-27 साल हो गए इस लाइन में ये काम की करते मोमेंट हुए। रहा है आपकी तो लाइफ यही का। मेरा की मोमेंट है कि आप कहाँ क्या बनने के लिए आए थे, और आप किस पॉइंट से मेरा पूरा विचार मेरे बदल गए और मैंने अपने करियर को ही बदल लिया। की मोमेंट पूछने का मेरा रीज़न ये भी है कि किसी एक पर्सन के की मोमेंट से कोई दूसरा बंदा गाइडेंस ले सकता है कुछ अपने लाइफ में अचीव करने के और बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छा है आपका भी की मोमेंट। तो इसमें एक चीज़ और है, जो दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारे गेस्ट हैं, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन इज बहुत लेमन के फॉर्म में ही पूछ रही हूँ मैं कि हाउ दे डिटरमाइन द डेट ऑफ द फाइंडिंग्स, कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कैसे डेट को डिटरमाइन करते हैं, हाउ दे डिटरमाइन द डेट ऑफ द पर्टिकुलर जो भी चीज़ है जो भी इन्होंने एक्सप्लोर किया है। Findings. तो इज देयर एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर मेथड टू डिटरमाइन, जैसे मैंने सोचा है कि कुछ कार्बन का कुछ करते Carbon हैं, dating is कार्बन there, डेटिंग करते हैं, right? साइंस में तो ऐसे ही सुना था हमने। तो एग्जैक्टली वो इसी तरह से करते हैं या कुछ और भी तरीके होते हैं, किन फाइंडिंग्स को पे बेस्ड रहते हैं वो टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट द डेट, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पुराना है, कौन से समय का है, ठीक। कौन से समय का ओके है। कैसे आर्कियोलॉजी में अगर आपको जो फाइंडिंग्स मिलती हैं आप उनकी डेट डिसाइड करते हो कि ये इस पीरियड का है, चले भले ही वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से या किसी और टेक्निक से, मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है प्रोसीजर उसका। देखिए आर्कियोलॉजी में मतलब यदि हम व्यापक तौर पे कहें तो दो प्रकार की डेटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। एक है साइंटिफिक डेटिंग, एक है रिलेटिव डेटिंग, है ना। साइंटिफिक डेटिंग में जैसा आपने कहा कि कार्बन डेटिंग मतलब कोई सैंपल को लेबोरेटरी में स्थापित विधियों द्वारा उसका डेटिंग को करना, कि वो कब का हो सकता है। उसके लिए कार्बन डेटिंग एक पद्धति है, C14 डेटम जिसको बोलते हैं, एएमएस डेटिंग के रूप में भी हम उसको करते हैं, पॉटरी के रूप में हम टीएल डेटिंग के रूप में उसको करते हैं, ओएसएल डेटिंग होता है जो डिपॉजिट को हम करते हैं उस समय के। तो ये साइंटिफिक मेथड्स हैं जो कि आपको एक डेट एक रेंज के साथ देती है कि ये वस्तु इतने से इतने साल के बीच में हो सकती है, प्लस उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, सैंपल कलेक्ट करने में गलतियां हो सकती हैं, सैंपल मिक्स हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, वो ईयर को प्लस माइनस में हम उसको लेके जाते हैं। तो ये तो है साइंटिफिक मेथड, डिफरेंट तरीके उसको हमको यूज़ करने के लिए। और एक है रिलेटिव डेटिंग मेथड। रिलेटिव डेटिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमको पहले मिल चुकी हैं उनका डेट स्थापित हो चुका है। अब वो डेट स्थापित करने के कई तरीके हैं। हम यदि भारत के ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, हमारे पास लिपि है, स्क्रिप्ट है, हमारे पास डेट्स हैं, हमारे पास सिक्के हैं, हमारे पास अभिलेख हैं। सिक्के, अभिलेख या डेटेबल आइटम अपने आप में ही डेट कर रहा है ना। तो वहाँ से भी हमको डेटिंग के रेफरेंस मिल रहे हैं। कुछ पुराने लिटरेचर को हम देखते हैं, वहाँ पे कुछ डेट्स का हमको रेफरेंस मिल जाता है, प्लस साइंटिफिक डेटिंग से हमने उसको पुष्ट कर लिया। अब मेरे पास एक बेस है कि ये कल्चर पीरियड में ये प्रकार की विशेषता की पॉटरी बनी। यदि हम भारतीय पुरातत्व की बात करते हैं तो इंडियन आर्कोलॉजी में डिफरेंट कल्चर्स को केवल पॉटरी टाइप के ही डिफ्रेंशिएट करके आप कल्चर में डिफरेंट हम कर ले रहे हैं, है ना। पीजीडब्ल्यू कल्चर अलग है, एनबीपीडब्ल्यू अलग है, ग्रेवियर अलग, तो हर कल्चर में अलग अलग कल्चर हमको पॉटरी मिलती हैं। इवन केवल बाउल्स की हम बात करें, पुराने किला एक्सकवेशन में हमको जो बाउल्स मिले हैं कटोरे मिट्टी के, तो उनके शेप और उनके रिम के शेप जो मुहाना होता है, तो वो अलग अलग शेप से अलग अलग कल्चर में अलग अलग शेप के हैं, है ना। हमको ये पता है कि स्टैम्प डिजाइनिंग कब से आना शुरू हुआ, चूँकि ये सब इस्टेब्लिश हो गया 10-20 साइट से,
है ना, कई 10-20 जगहों पे एक्सकेवेशन हुए, डेटिंग भी हुई, सब कुछ हुई, तो अभी एस्टेब्लिश हो गया। तो यदि आज मुझे पुराना किला में स्टैम्प पॉटरी मिलती, मैं बोलता हूँ कि हाँ, कुषाण गुप्ता पीरियड के में ये चीज़ आ गई थी। स्प्रिंकलर कुषाण पीरियड में आया, उसके पहले कुछ स्प्रिंकलर नहीं मिलेगा, तो वो रिलेटिव डेटिंग के रूप में हम उसको लेते हैं। ग्लेज्ड वेयर है, वो सल्तनत पीरियड से आएगा, उसके पहले ग्लेजिंग नहीं होती थी हमारे यहाँ। तो ये रिलेटिव डेटिंग है। सिक्के यदि हमको मिल रहे हैं जिस पे डेट है, बहुत ईजी है डेट करना। स्क्रिप्ट की वैरायटी हम आज पूरी स्टडीज हो चुकी हैं, हमें पता है कि स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो स्क्रिप्ट के बेस पे हम लोग निकाल लेते हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी है, लेकिन अशोकन ब्राह्मी का पैटर्न अलग है, गुप्ता ब्राह्मी का पीरियड अलग है, पैटर्न अलग है लिखने का। तो उस तरीके से भी हम लोग उसको डेटिंग करते हैं। तो डेटिंग करने के लिए मतलब देर आर मैनी सोर्सेस। रिलेटिव डेटिंग से भी हम बहुत आसान करते हैं, कि नया पीरियड है, कार्बन डेटिंग भी उसके लिए हम लोग जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं, हम किसी भी चीज़ की या किसी भी एंशियंट चीज़ की हम डेट ट्रैक कर सकते हैं। उसमें ये भी है, जैसे अभिलेख हैं, अभिलेख में राजा पूरा अभिलेख लिखने के बाद या तो शुरू में लिखते हैं या आखिरी में, उसका संबत इतने में ये अभिलेख लिखा गया, वहाँ से हमको डेटिंग का रेफरेंस मिल जाता है। कई बार बड़े अच्छे रेफरेंसेस मिलते हैं, कि जैसे अशोक के अभिलेख हैं, उसने सीधा तिथि तो नहीं लिखा है ना, उसने क्या लिखा कि बुद्ध की मृत्यु के इतने वर्षों बाद मैंने इस स्थान की यात्रा की, या मैं राजगद्दी पे बैठने के इतने वर्षों बाद मैं जो है लुम्बिनी आया। तो वो इनडायरेक्ट डेटिंग भी है हमारे पास, तो वो रेफरेंसेस भी होते हैं, है ना। तो बहुत सारी मतलब डेटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों को मिला के हम लोग उसको कंक्लूजन पे जाते हैं। रिलेटिव डेटिंग का भी बहुत महत्व है, और साइंटिफिक डेटिंग तो उसके लिए एग्जैक्ट हमको पुष्ट प्रमाण दे ही देते हैं। Very interesting. Okay, and one last thing is basically ask for a question for our next guest. तो आपकी तरफ से क्या क्वेश्चन रहेगा हमारे अगले गेस्ट के लिए? मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, और जो भी लोग आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनसे भी जानना चाहूँगा, कि चूँकि यदि हमारी धरोहर इतनी महत्वपूर्ण और इतनी वो है, रिच कल्चर के रूप में हम जानते हैं, और अपने हम गौरवशाली इतिहास पे हमको गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, तो उसके संरक्षण और बचाव के लिए क्या वो अपना व्यक्तिगत कोई योगदान दे पाते हैं? यदि देते हैं तो बहुत अच्छा है, योगदान देते हैं, और कितने लोगों को वो उसके लिए प्रेरित कर पाते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।